Hello student, welcome to my SS class. I am Rekha. Today we shall read ninth class History chapter 2 Socialism in Europe and the Russian Revolution. सोशलिज़म इन यूरोप के बारे में फर्स्ट पार्ट में हम काफ़ी सारा कर चुके हैं। लिबरल्स, रेडिकल्स, कंजर्वेटिव्स, नेशनलिस्ट यूरोप के अंदर कैसे उनका उद्भव होता है, कैसे वो ग्रो होते हैं, ये सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं कि रशियन रेवोल्यूशन एक बिल्कुल डिफरेंट सा टॉपिक आ जाता है जो यूरोप का न होकर के सिर्फ और सिर्फ रशिया से रिलेटेड है। रशियन रेवोल्यूशन के बारे में हम पढ़ेंगे कि रशिया इज़ द बिगेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड का बिगेस्ट कंट्री है। आप यहाँ पिक्चर के अंदर देख सकते हैं रशिया का जो मोनार्क था वो था जार निकोलस द्वितीय। जार निकोलस द्वितीय की जो पिक्चर है ये आपके सामने है। वाइट हॉल ऑफ द विंटर पैलेस, जो विंटर पैलेस था सेंट पीटर्सबर्ग के अंदर, उसमें इसका जो निवास स्थान था वहाँ पर ये रहते थे। तो वो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं कि ये जो जार था, जार निकोलस द्वितीय था, इसके खिलाफ आखिर रशिया के लोगों ने क्रांति क्यों की। ये आप मैप यहाँ पर देख सकते हैं। मैप में यहाँ फ्रांस दिखाया गया है, जर्मनी, बेल्जियम, हॉलैंड, डेनमार्क, स्वीडन, स्विट्ज़रलैंड, स्पेन। यहाँ पे आप मेडिटेरियन सी को देख सकते हैं, ये इटली है, ये सर्बिया है, ये बुल्गारिया है, रोमानिया है, ऑस्ट्रिया हंगरी है। तो इसके नीचे ही ग्रीस है दिया हुआ है, ये ओटोमन एम्पायर दिया हुआ है, ब्लैक सी ऊपर आ गया, ये आगे रशिया जो ऊपर है सबसे ग्रीन कलर में रशियन एम्पायर दिया हुआ है। तो ये आप यूरोप का मैप लेके इसको अच्छे से फिल कर लेंगे। यूनाइटेड किंगडम भी फिल करना है आपने, नॉर्वे भी फिल करना है ऊपर, स्वीडन वगैरह सब चीज़ें। तो ये जो जार निकोलस द्वितीय होता है इसके खिलाफ लोग क्रांति क्यों करते हैं, पीपल ऑफ रशिया क्यों रेवोल्यूशन करते हैं, वो हम पढ़ेंगे। इन वन ऑफ द लेस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड ऑफ यूरोपियन स्टेट्स दिस सिचुएशन वाज रिवर्स्ड, ये सिचुएशन रिवर्स हो गई। सोशलिस्ट टुक ओवर द गवर्नमेंट इन रशिया थ्रू द अक्टूबर रेवोल्यूशन ऑफ 1917। जो सोशलिस्ट थी उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट के ऊपर कंट्रोल कर लिया था रशिया में। अक्टूबर की जो 1917 की क्रांति हुई थी उसमें, अक्टूबर क्रांति में उन्होंने क्या किया था, सोशलिस्ट ने पूरी रशियन गवर्नमेंट को अपने अधिकार में ले लिया था। और फॉल ऑफ मोनार्की इन फरवरी 1917, और जो मोनार्की थी, राजतंत्र था वहाँ पर, जो राजा का शासन होता था निकोलस द्वितीय का, उसको 1917 में ख़त्म कर दिया था। एंड द इवेंट्स ऑफ अक्टूबर आर नॉर्मली कॉल्ड द रशियन रेवोल्यूशन, और जो इवेंट्स अक्टूबर के अंदर हुई थी, अक्टूबर के महीने में हुई, उन्हीं को हम रशियन रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। हाउ डिड दिस कम अबाउट, वट वर द सोशल एंड द पॉलिटिकल कंडीशन इन रशिया व्हेन द रेवोल्यूशन ऑकर्ड। ये जो रेवोल्यूशन हुई तो सोशल और पॉलिटिकल कंडीशन रशिया के अंदर कैसी थी वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। व्हेन द रशियन रेवोल्यूशन ऑकर्ड, टू आंसर दीज क्वेश्चंस लेट अस लुक एट रशिया फ्यू ईयर्स बिफोर द रेवोल्यूशन। सबसे पहले हम रेवोल्यूशन से पहले के रशिया के बारे में देखते हैं। रशियन एम्पायर इन 1914, अब क्रांति 1917 में होती है रेवोल्यूशन, तो हम 1914 में देखते हैं क्या हुआ था वहाँ पर। इन 1914 जार निकोलस द्वितीय रूल्ड रशिया एंड इट्स एम्पायर, इसके एम्पायर पे जार निकोलस द्वितीय ही शासन करता था। बिसाइड्स द टेरिटरी अराउंड द मॉस्को, मॉस्को क्या थी, रूस की ये कैपिटल थी, रूस की जो कैपिटल है मॉस्को। द रशियन एम्पायर इंक्लूडेड करंट डे फिनलैंड, फिनलैंड, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पार्ट्स ऑफ पोलैंड, यूक्रेन एंड बेलारूस। ये जो बेलारूस वगैरह है, जितने भी कंट्री है, ये सारे के सारे रशियन, पहले जब 1914 में ये सारे रशिया के अंडर आते थे। फिनलैंड भी, लातविया भी, लिथुआनिया भी, एस्टोनिया, पार्ट्स ऑफ पोलैंड, यूक्रेन और बेलारूस। इट स्ट्रेच टू द पैसिफिक एंड द comprise टूडे सेंट्रल एशियन स्टेट्स, ये पैसिफिक से लेकर के एशियन स्टेट्स तक फैला हुआ है, एज वेल एज जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान। द मेजर रिलीजन ऑफ रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी, जो ऑर्थोडॉक्स थे रशिया के जो बड़े बड़े लोग थे, उनका जो मेन रिलीजन था वो था क्रिश्चियनिटी। विच हैड ग्रोन आउट ऑफ द ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च, जो कहाँ से आया था, ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च से आया था। बट द एम्पायर ऑल्सो इंक्लूडेड द कैथोलिक पेस्टोरलिस्ट
प्रोटेस्टेंट, मुस्लिम्स एंड द बुद्धिस्ट। और उनके अंदर चर्च में जो एम्पायर था, एम्पायर में कैथोलिक भी इंक्लूडेड थे, प्रोटेस्टेंट भी इंक्लूडेड थे और मुस्लिम और बुद्धिस्ट भी शामिल थे। तो यहाँ पर जो मेन चीज़ है वो क्रिश्चियनिटी थी। वहाँ पर जो ये चर्च, प्रोटेस्टेंट, मुस्लिम, कैथोलिक, ये बहुत ही कम संख्या में थे वहाँ पर रशियन रेवोल्यूशन में, जो 1914 के अंदर हमने पढ़ा है। इकोनॉमी एंड द सोसाइटी। अब जो 1914 की स्थिति थी, रशिया भी अलाइज पावर के साथ था, हम इस चीज़ को अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन वहाँ पर उनकी आर्थिक स्थिति कैसी थी? एट द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ रशियाज पीपल वर एग्रीकल्चरिस्ट। ज़्यादा संख्या में लोग वहाँ पर एग्रीकल्चरिस्ट थे, खेतीबाड़ी करने वाले थे। 85% ऑफ रशियन एम्पायर पॉपुलेशन अर्न देयर लिविंग फ्रॉम एग्रीकल्चर। वो किससे कमाते थे अपनी लिविंग को? एग्रीकल्चर से। दिस प्रोपोर्शन वॉज हायर देन द मोस्ट यूरोपियन कंट्रीज। और जो ये प्रोपोर्शन था, ये ज़्यादा था किसी भी यूरोपियन कंट्रीज से, कि यूरोपियन कंट्रीज़ में इतने नहीं थे कि 85% लोग एग्रीकल्चर से जुड़े हों। फॉर इंस्टेंस इन फ्रांस एंड जर्मनी प्रोपोर्शन 40% होता था और यह 50% के बीच में होता था। इन एम्पायर कल्टिवेटर प्रोड्यूस्ड फॉर द मार्केट एज वेल एज देयर ओन नीड्स, रशिया वाज द मेजर एक्सपोर्टर ऑफ द ग्रेन। जो वहाँ के खेतीबाड़ी करने वाले किसान थे, वो सिर्फ अपनी नीड्स के लिए और बाज़ार में बेचने के लिए कमाते थे। रशिया उस समय सबसे बड़ा एक्सपोर्टर था ग्रेन का। ग्रेन मीन अनाज सबसे ज़्यादा उत्पादन करता था। इंडस्ट्री वाज फाउंड इन पॉकेट्स। पॉकेट के अंदर इंडस्ट्री मिलती थी किसी किसी कॉर्नर में। तो प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियल एरियाज वर द सेंट पीटर्सबर्ग एंड द मॉस्को। यहाँ पर लिखेंगे विच वर द प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियल एरिया ऑफ रशिया इन 1914। 1914 में सिर्फ दो थे, सेंट पीटर्सबर्ग एंड द मॉस्को। क्राफ्टमैन टुक मच ऑफ द प्रोडक्शन। जो क्राफ्टमैन थे वो ज़्यादा प्रोडक्शन ले जाते थे। बट लार्ज फैक्ट्रीज एग्जिस्ट अलोंग साइड क्राफ्ट वर्कशॉप। जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज थी वो क्राफ्ट की जो वर्कशॉप थी उनके पास पास मिलती थी। मैनी फैक्ट्रीज वर सेटअप इन 1890। कुछ फैक्ट्रीज तो 1890 में ही सेटअप की गई थी। व्हेन रशियन रेलवे नेटवर्क वाज एक्सटेंडेड। जब रसिया में रेलवे का नेटवर्क एक्सटेंड हुआ, उसी समय फैक्ट्री एग्जिस्टेंस में आई। फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्रीज इंक्रीज। जो विदेशी इन्वेस्टमेंट था इंडस्ट्रीज में वो इंक्रीज हो गया। कोल प्रोडक्शन डबल्ड एंड आयरन एंड स्टील आउटपुट क्वाड्रप्ड। जो कोयले का प्रोडक्शन था वो क्या हो गया? डबल हो गया। और आयरन स्टील जो आउटपुट था वो ग्रेजुअली क्या हुआ? आउटपुट क्वाड्रप्ड का मतलब 4 गुना बढ़ गया। बाय द 1900 इन सम एरियाज फैक्ट्री वर्क एंड क्राफ्ट मैन वर ऑलमोस्ट इक्वल इन नंबर। 1900 तक जितने भी फैक्ट्री वर्कर्स थे और क्राफ्टमैन थे वो ऑलमोस्ट इक्वल थे नंबर में, सभी एक बराबर संख्या में थे, क्राफ्टमैन भी और वर्कर भी। मोस्ट इंडस्ट्रीज वाज द प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट। की प्राइवेट प्रॉपर्टी होती थी, क्योंकि जब पैसा इंडस्ट्रियलिस्ट लगा रहे हैं तो इंडस्ट्री उन्हीं की होगी। गवर्नमेंट सुपरवाइज द लार्ज फैक्ट्रीज टू इंश्योर द मिनिमम वेज एंड लिमिटेड द आवर्स ऑफ द वर्क। गवर्नमेंट भी सुपरवाइज करती थी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों पे। वो क्या करती थी? जो कम से कम मजदूरी निर्धारित करती थी मजदूरों की, और लिमिटेड मतलब उनके वर्क के आवर्स को भी लिमिट कर देती थी। बट फैक्ट्री इंस्पेक्टर्स कुड नॉट प्रिवेंट रूल्स फ्रॉम ब्रोकन। जो फैक्ट्री के इंस्पेक्टर थे वो रूल को नहीं रोक सकते थे टूटने से। इन क्राफ्ट यूनिट्स स्मॉल वर्कशॉप द वर्किंग डे वाज सम टाइम 15 आवर्स। वहाँ पर वर्किंग डे जो होता था वो कितना होता था? 15 आवर्स तक होता था, कंपेयर्ड विद 10 और 12 आवर्स इन द फैक्ट्री। जो फैक्ट्रियों में हम 10 या 12 घंटे काम करवाया जाता है, वहाँ 15 आवर्स होता था एक डे में। तो क्या होता था? अकोमोडेशन वेरिड फ्रॉम रूम टू डॉर्मेट्रीज। जो उनके अंदर अकोमोडेशन था वो बिल्कुल अलग अलग था, रूम से लेकर के डॉर्मेट्रीज तक। डॉर्मेट्रीज मीन्स उनका जो एक स्पेसिफिक प्लेस होता था उस तक। वर्क वर डिवाइडेड इन सोशल ग्रुप। जो काम था वो भी सोशल ग्रुप में डिवाइड किया गया था। सम हैड स्ट्रॉन्ग लिंक विद द लार्ज विलेजेस फ्रॉम दे केम। कुछ लोगों के बड़े बड़े गांव से लिंक होते थे जहाँ से वो आते थे। अदर्स हैड सेटल्ड इन सिटीज़ परमानेंटली। कुछ लोग सिटीज़ में परमानेंटली सेटल हो गए थे। वर्कर्स वर डिवाइडेड बाय स्किल। जो वर्कर्स थे उनको स्किल से डिवाइड किया गया था। अ मेटल वर्कर ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग रिकॉल्ड मेटल वर्कर्स कंसिडर्ड देमसेल्व्स द एरिस्टोक्रेट्स। जो मेटल वर्कर्स थे वो अपने आप को एरिस्टोक्रेट समझते थे।
अदर वर्कर्स में, मतलब अदर वर्कर्स का लीडर वो अपने आप को समझते थे जो कि मेटल का वर्क करने वाले होते थे। देयर ऑक्यूपेशन डिमांडेड मोर ट्रेनिंग स्किल, उनके ऑक्यूपेशन में बहुत ज़्यादा स्किल की ज़रूरत होती थी। वुमेन मेड अप 31% ऑफ द फैक्ट्री लेबर फोर्स बाय 1914। 1914 तक सिर्फ और सिर्फ 31% औरतें ही फैक्ट्रियों में काम करने के लिए जाती थी। देवर पेड लेस, लेकिन वहाँ भी उनके साथ भेदभाव होते थे, उनको लेस मजदूरी दी जाती थी। बिटवीन हाफ एंड 3/4 ऑफ मैन वेज, एक व्यक्ति की मजदूरी का या तो 3/4 पार्ट दिया जाता था या आधी दी जाती थी। डिविजन्स अमंग वर्कर्स शोज दैट themselves इन ड्रेस एंड द नंबर्स टू, जो डिविजन्स थी वर्कर्स के बीच में उनकी ड्रेस में भी होती थी और मैनर्स में भी होती थी। सम वर्कर्स फॉर्म्ड एसोसिएशन, कुछ वर्कर क्या बनाते थे, अपनी एसोसिएशन बना लेते थे। इन टाइम्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड फाइनेंशियल हार्डशिप एंड सच एसोसिएशंस वर फ्यू, वो जो इकोनॉमिक विपत्ति आती थी उस समय अपनी एसोसिएशन बना लेते थे, लेकिन वो बहुत ही कम होती थी। यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि जो एग्रीकल्चर के अंदर जो बिल्कुल रशिया का कितनी जनसंख्या लगी हुई थी, रशिया की लगभग जो 85% जो लोग थे वो क्या थे, एग्रीकल्चर में लगे हुए थे, जबकि फ्रांस और जर्मनी के अंदर सिर्फ 40-50 के बीच में थे। वहाँ पर जो सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को थे वो बड़े इंडस्ट्रियल टाउन के रूप में उभर करके आए, और जो इंडस्ट्रियल वर्क शुरू हुआ रशिया के अंदर वो रेलवे के जाल बिछने के बाद हुआ था। जो क्राफ्टमैन थे वो कहाँ से थे, दूर दूर के गांव से बिलोंग करते थे, और जो मेटल वर्कर्स थे वो सभी वर्कर्स का अपने आप को क्या समझते थे, एरिस्टोक्रेट समझते थे अपने आप को। और जो 31% औरतें थी वो इंडस्ट्रीज़ में काम करने के लिए जाती थी 1914 के अंदर, और उनको जो मजदूरी मिलती थी वो लोगों से यानी कि व्यक्ति से, पीपल से यानी कि मैन से या तो हाफ या फिर 3/4 मिलती थी उसका। सम वर्कर्स ने इकोनॉमिक जो फाइनेंशियल कंडीशन से निपटने के लिए, हार्डशिप से निपटने के लिए उन्होंने अपनी एसोसिएशन बना ली थी, बट वो वेरी फ्यू थी, बहुत ही कम थी। डिस्पाइट डिवीज़न के अलावा वर्कर्स डिड यूनाइट टू स्ट्राइक वर्क, वर्कर्स क्या हो गए थे, स्ट्राइक करने के लिए इकट्ठे हो गए। व्हेन दे डिसएग्रीड विद एम्प्लॉयड अबाउट डिसमिसल और द वर्क कंडीशन, जब उनको एम्प्लॉय किया गया डिसमिसल के लिए और वर्क कंडीशन के लिए। दी स्ट्राइक टू प्लेस फ्रीक्वेंटली इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री ड्यूरिंग 1896 एंड 1897, इन द मेटल इंडस्ट्री 1902। ये इंडस्ट्रीज़ के अंदर फाइट का टाइम दिया हुआ है 1896 और 1897। यहाँ पर वो मेटल इंडस्ट्रीज़ में जो फाइट हुई थी 1902 में हुई थी, वो क्यों हुई थी वो हम पढ़ रहे हैं। इन द कंट्री साइड पीजेंट्स कल्टिवेटेड मोस्ट ऑफ द लैंड, बट द नोबिलिटी, द क्राउन एंड द ऑर्थोडॉक्स चर्च ओन्ड लार्ज प्रॉपर्टीज लाइक वर्कर्स पीजेंट्स टू वर डिवाइडेड। दे वर ऑल्सो डीपली रिलीजियस, जो पीजेंट्स थे वो बहुत ज़्यादा भूमि कल्टीवेट करते थे, भूमि को, मोस्टली जो पीजेंट्स थे, परंतु जो ज़्यादातर प्रॉपर्टी थी वो नोबिलिटी, बड़े लोगों के पास, शाही लोगों के पास या ऑर्थोडॉक्स चर्च के पास होती थी। जो वर्कर और पीजेंट्स थे उनमें उसको डिवाइड किया हुआ था, वो बिल्कुल डीपली रिलीजियस होते थे, जो ऑर्थोडॉक्स वगैरह नोबल्स वगैरह होते थे। बट एक्सेप्ट इन फ्यू केसेस दे हैड नो रेस्पेक्ट फॉर द नोबिलिटी, लेकिन जो वर्कर थे उनका कोई भी रिलीजियस, जो नोबिलिटी है, जो पीजेंट्स थे वो रिलीजियस होते थे, लेकिन उनका जो बड़े बड़े नोबल हैं उनसे कोई लेना देना नहीं था, रेस्पेक्ट नहीं था उनके प्रति। नोबल्स कोट देयर पावर एंड पोजीशन थ्रू द सर्विसेज ऑफ द जार, ये जार है, जार निकोलस द्वितीय की सर्विस सेवा करके वो अपने ओनर मतलब जो ओहदा होता था उसको प्राप्त करते थे, और लोकल पॉपुलरिटी के जरिए। दिस वॉज अनलाइक फ्रांस ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन। इन ब्रिटेनी पीजेंट्स रेस्पेक्टेड द नोबल्स एंड द फोर्ट फॉर देम। ये बिल्कुल अलग था फ्रांस से। फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या हुआ था, इन ब्रिटेनी पीजेंट्स ने रेस्पेक्ट किया नोबल्स का एंड फोर्ट फॉर देम, और उनके लिए लड़े। इन रशिया में पीजेंट्स वांटेड द लैंड द नोबल्स टू बी गिवन टू देम, द लैंड ऑफ द नोबल, जबकि रशिया के अंदर लोग ये चाहते थे कि जो भूमि है नोबल्स लोगों की वो उनको दी जानी चाहिए। फ्रीक्वेंटली दे रिफ्यूज टू पे द रेंट एंड इवन मर्डर द लैंडलॉर्ड्स। रशिया के अंदर जो पीजेंट्स थे उन्होंने लैंडलॉर्ड्स की हत्या करनी शुरू कर दी थी। इन 1902 दिस अकर्ड ऑन ए लार्ज स्केल इन साउथ रशिया। साउथ रशिया के अंदर ये बहुत बड़ी संख्या में होता है।
एंड इन 1905 सच इंसिडेंट टुक प्लेस ऑल ओवर द रशिया। ये सारी इंसिडेंट रसिया के अंदर होती रहती है। फ्रेंच रेवोल्यूशन में तो क्या था, नोबल्स के लिए लोग झगड़ा कर रहे थे कि नोबल्स को परेशान नहीं करो, लेकिन रशियन रेवोल्यूशन में नोबल्स के खिलाफ लोग लड़ रहे थे, उनकी भूमि को छीन रहे थे, मर्डर के केस आ रहे थे। रशियन पीजेंट्स वर डिफरेंट फ्रॉम यूरोपियन पीजेंट से भी अलग थे रसिया वाले। दे पुल्ड देयर लैंड टुगेदर पीरियोडिकली एंड देयर कम्यून, कम्यून का मतलब होता है मीर, जो बड़ा व्यक्ति होता था, डिवाइडेड इट अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द इंडिविजुअल फैमिली। वो क्या करते थे, अपनी जो भी इकट्ठी कर लेते थे भूमि को, और उस भूमि को कम्यून जो होता था, मीर जो व्यक्ति होता था, उनमें जो सर्वश्रेष्ठ होता था, इंडिविजुअली फैमिलीज के अंदर डिवाइड कर देता था। सोशलिज्म इन रशिया, रशिया के अंदर जो सोशलिज्म है वो कैसे आया। अभी हमने पीजेंट्स और इकोनॉमी के बारे में पढ़ा है कि इकोनॉमी कैसी थी वहाँ की, वो सब चीज़ें हम यहाँ पर कर चुके हैं। अब हम करने जा रहे हैं कि जो पॉलिटिकल वहाँ पर सिचुएशंस थी, सोशलिज्म इन रशिया, रशिया के अंदर जो सोशल कंडीशन थी। All political parties were illegal in Russia before 1914. The Russian Social Democrat Party was founded in 1988. 98 सॉरी। सारी पॉलिटिकल पार्टी रशिया के अंदर इलीगल थी, और जो रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी थी वो एस्टेब्लिश हुई थी 1898 में बाय सोशलिस्ट। किसके द्वारा, सोशलिस्ट के द्वारा, जिन्होंने कार्ल मार्क्स के आइडिया को रिस्पेक्ट किया था। When did the Social Democratic Workers Party found? ये आप क्वेश्चन लिखेंगे यहाँ पर। However, because of the government policies, it had to operate all the illegal organization. जितनी भी illegal organization थी उसको ऑपरेट करना पड़ता था। It set up newspaper, mobilize the workers and the organized strike. उसने क्या किया, वर्कर्स को मतलब ऑपरेट किया, वर्कर्स जितने भी थे वहाँ पर उन सभी को हैंडल करती थी वो। उसका मेन वर्क यही होता था, न्यूज़पेपर और वर्कर्स और ऑर्गेनाइज स्ट्राइक होती थी, बट ऑर्गेनाइज्ड वे में होती थी। सम रशियन सोशलिस्ट फेल्ट दैट द रशियन पीजेंट कस्टम ऑफ डिवाइडिंग लैंड। कुछ जो रशिया के सोशलिस्ट थे उन्होंने महसूस किया कि जो रशिया के पीजेंट्स हैं उनका कस्टम क्या है कि भूमि को पीरियोडिकली डिवाइड कर दिया जाए, पीरियोडिकली मेड दैम नेचुरल सोशलिस्ट, उनको क्या बनाया जाए, नेचुरल सोशलिस्ट। सो द पीजेंट नोट वर्कर्स वुड बी द मेन फोर्स ऑफ रेवोल्यूशन। इसलिए पीजेंट्स होते थे नोट वर्कर, वर्कर नहीं होते थे, जो मेन फोर्स होती थी रेवोल्यूशन की। रशिया कुड बिकम सोशलिस्ट मोर क्विकली देन अदर कंट्रीज। रशिया सोशलिस्ट बना दूसरे कंट्रीज से कम समय में। सोशलिस्ट वर एक्टिव इन कंट्री साइड थ्रू द लेट 19th सेंचुरी। सोशलिस्ट कंट्री साइड में फैल गए थे, ग्रामीण एरिया के अंदर 19th सेंचुरी के अंदर। दे फॉर्म्ड द सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी इन 1900, और उन्होंने एक सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी को फॉर्म किया था 1900 में। व्हेन डिड द सोशलिस्ट फॉर्म्ड सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी इन 1900, ये भी क्वेश्चन बनाएंगे। दिस पार्टी स्ट्रगल्ड फॉर पीजेंट राइट एंड डिमांडेड दैट लैंड बिलोंगिंग टू द नोबल्स बी ट्रांसफॉर्म टू द पीजेंट्स। उन्होंने ये डिमांड की बड़े बड़े लैंडलॉर्ड से कि जो भूमि बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स के पास है, नोबल्स के पास है, उसको पीजेंट्स को दे दिया जाए। सोशल डेमोक्रेट्स डिसएग्रीड विद द सोशलिस्ट। जो सोशल डेमोक्रेट्स थे, ये ग्रुप था सोशल डेमोक्रेट्स का, वो सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी जो लोग थे पीजेंट्स को लेकर के, उनसे वो क्या थे, एग्री नहीं थे। लेनिन फेल्ट दैट द पीजेंट्स वर नॉट वन यूनाइटेड ग्रुप। जब लेनिन ने फील किया कि जो सारे पीजेंट एक ग्रुप में नहीं आ रहे, सम वर पुअर एंड अदर्स वर रिच, सम वर्कड एज लेबरर्स वाइल द अदर कैपिटलिस्ट हु एम्प्लॉयड द वर्कर्स। कुछ तो अमीर थे, कुछ गरीब थे, कुछ नौकरी करने वाले थे, कुछ नौकरी करवाने वाले थे जो एम्प्लॉय करते थे वर्कर्स को। गिवन दिस डिफ्रेंसिएशन विद इन दैम दे कुड नॉट ऑल बी पार्ट ऑफ द सोशलिस्ट मूवमेंट। लेनिन ने फील किया कि वो सारे के सारे एक ही मूवमेंट का पार्ट नहीं हो सकते, जो मालिक हैं और जो मजदूर हैं। द पार्टी वॉज डिवाइडेड ओवर द स्ट्रेटजी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पार्टी को फिर डिवाइड कर दिया गया। जो सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी थी 1900 में एस्टेब्लिश हुई थी, वो लिखना है क्वेश्चन, उसको डिवाइड कर दिया व्लादिमीर लेनिन। व्लादिमीर लेनिन ने क्या किया, हु लेड द बोल्शेविक ग्रुप, बोल्शेविक ग्रुप बना लिया अपना। दैट इन ए रिप्रेसिव सोसाइटी लाइक जारिस्ट रशियन द पार्टी शुड बी डिसिप्लिन एंड शुड कंट्रोल द नंबर एंड क्वालिटी ऑफ मेंबर्स। और ये पार्टी क्या थी,
जार की पार्टी की तरह ही डिसिप्लिन थी, कंट्रोल था सभी नंबर पे और क्वालिटी पे मेंबर की। दूसरी जो पार्टी बनाएगी वो मेन सेविक की पार्टी बनाएगी, मेन सेविक। थॉट दैट द पार्टी शुड बी ओपन टू ऑल इन जर्मनी, और एज इन जर्मनी, जैसे जर्मनी में था इसी तरीके से सारे लोग मेन सेविक पार्टी में शामिल हो सकते थे। ये थे हम वहाँ पर बोल्शेविक और मेन सेविक की ग्रुप। हु वाज द लीडर ऑफ द बोल्शेविक पार्टी? लेनिन लिख लोगे यहाँ पे, व्लादिमीर लेनिन। इन विच टू ग्रुप्स रशियन रेवोल्यूशन पार्टी डिवाइडेड? बोल्शेविक एंड मेनसेविक, दोनों के दोनों लिखोगे आप। ठीक है, ये आपका इंटरनल क्वेश्चन बन जाता है। उसके बाद है टर्बुलेंट टाइम द 1905। जो 1905 में आता है वो बहुत ही एक टफ समय आता है रशिया के अंदर, और वो क्यों होता है टफ वो हम पढ़ेंगे। रशिया क्या था? एटोक्रेसी थी। एटोक्रेसी का मतलब होता है जहाँ पर स्वयं शासन, स्वायत्ता वाला शासन था। अनलाइक अदर यूरोपियन रूलर्स इवन एट द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी द जार वाज नॉट द सब्जेक्ट टू द पार्लियामेंट। जो जार था वो पार्लियामेंट का पार्ट नहीं था। जो वर्क थे सारे के सारे वो कौन करता था? पार्लियामेंट करती थी। लिबरल जो रसिया के अंदर थे, कैंपेन टू एंड द स्टेट ऑफ अफेयर, लिबरल कैंपेन लगाते थे उसके जो रसिया के कामों को डील करने के लिए। टुगेदर विद द सोशल डेमोक्रेट्स होते थे और सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी भी होते थे। ये ग्रुप अभी अभी मैंने पढ़ाया, रेवोल्यूशनरी को बोल्शेविक मेनसेविक में डिवाइड किया गया था। सोशल डेमोक्रेट्स अलग ग्रुप था इनका, और यहाँ पर लिबरल्स भी थे। They worked with the peasants and worked during the revolution of 1905 to demand the constitution. तो इन सभी ग्रुप ने क्या किया? पीजेंट्स के साथ मिलकर के फाइट शुरू कर दी कि वो एक नया कॉन्स्टिट्यूशन चाहते हैं। दे वर सपोर्टेड इन द एम्पायर बाय द नेशनलिस्ट। उनको सपोर्ट दिया गया पूरे साम्राज्य में, किसके द्वारा? नेशनलिस्ट के द्वारा। इन मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज बाय द जेडिस्ट्स, और जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया थे जेडिस्ट के द्वारा सपोर्ट दिया गया। हु वांटेड मॉडर्नाइज्ड इस्लाम टू लीड देयर सोसाइटी, जो क्या चाहते थे? एक मॉडर्नाइज इस्लाम चाहते थे सोसाइटीज़ को लीड करने के लिए। आगे बच्चों क्या होता है? जो जेडिस्ट होता है, मुस्लिम डोमिनेटेड एक एरिया था जेडिस्ट का। व्हाट डू यू मीन बाय जेडिस्ट? जेडिस्ट लिखोगे, इट इज़ मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया। उसके बाद बच्चों आपने ये जो ऊपर क्वेश्चन मैंने करवाए हैं सभी, कि हु वर अगेंस्ट द इन फेवर ऑफ द पीजेंट्स, पीजेंट्स के फेवर में कौन थे? जो सोशल डेमोक्रेट्स थे, सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी था, उन सभी ने मिलकर के क्या किया था? कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड की थी। आगे हम पढ़ने जा रहे हैं कि 1904 में क्या हुआ था। देयर वाज पर्टिकुलरली बैड फॉर रशियन वर्कर, के लिए बैड थिंग थी। प्राइस ऑफ एसेंशियल जो गुड थी सो क्विकली रोज, सो क्विकली इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि रियल वेज डिक्लाइन 20%। जो उनकी रियल वेज थी वो 20% कम हो गई। अब यहाँ पर एक पजलिंग वाली चीज़ है, जब कीमत बढ़ती है तो इनकम कम क्यों होती है? अब यहाँ पर इसने ये कहा कि कीमतें इतनी बढ़ गई कि उनकी जो मजदूरी थी वो 20% कम हो गई। क्या दोनों चीज़ें एक साथ हो सकती है? हो सकती है। क्यों? कैसे? मान लो एक चीज़ हम 10 रुपये में खरीद रहे हैं और कीमत बढ़ने की वजह से वो हमें 20 रुपये में मिलने लगी, तो जो हमारी इनकम है नेचुरली, भले ही वो जहाँ से मिली है वहाँ से कम नहीं हुई हो, लेकिन यहाँ पर आकर के वस्तु की कीमत बढ़ने से वो 10 रुपये हमारी इनकम नेचुरली कम हो जाती है। ये दोनों चीज़ें साथ साथ चलती है कि जब कीमतें बढ़ जाती है चीज़ों की, जो हमारी बेसिक चीज़ें हैं, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं जिनको हम डेली खरीदते हैं, अगर वो महंगी हो जाती है तो हमारी इनकम नेचुरली कम हो जाती है। द मेंबरशिप ऑफ द वर्कर्स एसोसिएशंस रोज ड्रामेटिकली, तो जो वर्कर की एसोसिएशन थी वो बढ़ गई। When 4 members of Assembly of Russian Workers which had to be formed in 1904, 4 मेंबर थे जब असेंबली ऑफ रशियन वर्कर की बनी थी 1904 में, वर डिसमिस्ड एट द पुटिलो आयरन वर्क्स, उसको डिसमिस किया गया था पुटिलो आयरन वर्क पर। देयर वाज अ कॉल फॉर इंडस्ट्रियल एक्शन, और इंडस्ट्रियल एक्शन के लिए एक कॉल हुई, वहाँ पर इकट्ठे ये बुलाया गया। Over the next few years, over the 1,10,000 workers in St. Petersburg went on strike, demanding the reduction in the working day to 8 hours and increase in wage and improvement in the working condition. तो यहाँ पर 1,10,000 जो वर्कर होते हैं बच्चों, वो क्या कर देते हैं? सेंट पीटर्सबर्ग
और जो मॉस्को इंडस्ट्रियल एरिया था, मैंने बताए थे 2 एरिया। यहाँ पर सेंट पीटर्सबर्ग के अंदर वो अटैक कर देती हैं, स्ट्राइक शुरू कर देते हैं। और वो क्या डिमांड होती है, उनकी डिमांड है कि उनके वर्किंग आवर्स को, जो 15 घंटे काम करवाते थे, वो कह रहे थे कि हमसे सिर्फ 8 घंटे काम करवाया जाए, और जहाँ पर वो काम कर रहे हैं वहाँ पर इम्प्रूवमेंट भी होना चाहिए। When the procession of worker led by the father गैपोन एक नेता था। जब ये वर्कर्स का नेता था फादर गैपोन, रीच द विंटर पैलेस, इट वाज अटैक्ड बाय द पुलिस एंड द कोसैक्स एक आर्मी का फॉर्म है वहाँ पर। तो वहाँ बच्चों क्या किया गया, उन्होंने जैसे ही वो विंटर पैलेस में जाते हैं, अब यहाँ पर विंटर पैलेस में क्यों जाते हैं, मैंने जार की पिक्चर के नीचे आपको दिखाया था कि जो जार है वो निवास स्थान उसका कहाँ पर है, विंटर पैलेस के अंदर है, जो सेंट पीटर्सबर्ग के अंदर है। तो वो विंटर पैलेस में पहुंच जाते हैं। 100 वर्कर्स वर किल्ड एंड 300 वाउंडेड। लेकिन जैसे ही पुलिस और कोसैक्स अटैक करती है, कोसैक्स आर्मी है, पुलिस और आर्मी अटैक करती है, तो वहाँ पर 100 लोग मारे जाते हैं और 300 लोग वाउंड हो जाते हैं। द इंसिडेंट नोन एज द ब्लडी संडे, इसी इंसिडेंट को ब्लडी संडे के नाम से जाना जाता है। started a series of events that became known as the 1905 revolution। उसी इवेंट की वजह से 1905 की क्रांति फेमस हुई। Strike took place all over the country and the universities closed down when the student bodies staged walkout complaining about the lack of civil liberal lawyers, doctors, engineers and other middle class workers established the union of unions and the demanded the constituent assembly। जितने भी वर्कर्स थे, स्टूडेंट्स थे, लॉयर्स थे, इंजीनियर्स थे, डॉक्टर्स थे, और जितने मिडिल क्लास के वर्कर्स थे, वो सभी के सभी रोड पर आ गए एंड डिमांडेड दैट दे शुड बी मेड अ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। उन्होंने कहा कि एक नई कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाई जाए। अब बच्चों यहाँ पर मैंने बताया कि फादर गैपोन के नेतृत्व में जैसे ही वो एक वर्कर्स की मीटिंग भीड़ जा रही थी, विंटर पैलेस के पास वो पहुँचे, तो वहाँ पर इतना खून खराबा किया गया कि 100 वर्कर्स मारे गए और 300 वाउंडेड हो गए। उसी दिन क्या था, संडे का दिन था, इसीलिए उसको ब्लडी संडे के नाम से जाना गया। और ये ही जो घटना थी, इसी घटना की वजह से 1905 की जो रेवोल्यूशन थी यूरोप के अंदर, वो मानी जाती है, समझी जाती है, जानी जाती है। ये था बच्चों ब्लडी संडे का क्वेश्चन। कौन था लीडर ब्लडी संडे वाले में उसका, तो ये फादर गोपुन था। और व्हाट डू यू मीन बाय ब्लडी संडे, यहाँ पर ये सारी इंसिडेंट लिखनी है। तो आगे बच्चों आ जाता है, ड्यूरिंग द 1905 रेवोल्यूशन द जार अलाउड द क्रिएशन ऑफ एन इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट और ड्यूमा। जब 1905 की वो क्रांति हो गई, इतना खून खराबा हो गया, तो जार ने एक पार्लियामेंट ड्यूमा को के साथ कंसल्ट किया। पार्लियामेंट क्या है, ड्यूमा है का, वहाँ की पार्लियामेंट का नाम है। फॉर ए बिलीफ वाइल ड्यूरिंग द रिवोल्यूशन देयर एग्जिस्ट ए लार्ज नंबर ऑफ ट्रेड यूनियंस एंड फैक्ट्री कमेटी मेड अप ऑफ द फैक्ट्री वर्कर्स। वहाँ पर बहुत ज़्यादा संख्या में ट्रेडर आ गए थे, फैक्ट्री वर्कर्स आ गए थे। आफ्टर 1905 कमेटी एंड यूनियन वर्कड अनऑफिशियली। और 1905 के बाद जितने भी सारे वर्कर्स थे, यूनियंस थी, वो सारी अनऑफिशियली काम कर रहे थे, ऑफिशियली वे में नहीं। सिंस दे वर डिक्लेयर्ड इलीगल, इसलिए उनको इलीगल डिक्लेयर किया गया। सीवियर रेस्ट्रिक्शंस वर प्लेस्ड ऑन द पॉलिटिकल एक्टिविटीज़। वहाँ पर पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ पर बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन लगाई गई। द जार डिसमिस्ड द फर्स्ट ड्यूमा विद इन 75 days एंड री इलेक्टेड द सेकेंड ड्यूमा विद इन 3 months। जार ने क्या किया, जो उसकी फर्स्ट ड्यूमा थी, उसने पहली जो पार्लियामेंट थी 75 दिनों के लिए के अंदर अंदर उसको डिसमिस कर दिया और री इलेक्ट किया दूसरी ड्यूमा को 3 महीने में। He did not want any questioning of his authority or any reduction of his power। वो नहीं चाहता था कि उसकी शासन सत्ता पर सवाल उठाया जाए, उसकी पावर को घटाया जाए। He changed the voting law। वोटिंग जितने लॉ थे उनको बदल दिया। पैक्ड थर्ड ड्यूमा को पैक किया कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस के साथ एंड लिबरल एंड रिवोल्यूशनरीज को कैप्ट आउट रखा गया। इस काम के अंदर लिबरल और रिवोल्यूशनरीज से कोई हेल्प नहीं ली गई। तो ये था बच्चों जो वो जो पार्लियामेंट होती है, पार्लियामेंट को चेंज किया जाता है जार के द्वारा, जो 1905 की ब्लडी संडे की क्रांति थी उसके बाद से। अब हम पढ़ेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड द रशियन एम्पायर। अब जो फर्स्ट वर्ल्ड वार था, फर्स्ट वर्ल्ड वार में रशिया का क्या रोल रहता है,
रशिया कैसे उसमें शामिल होता है या नहीं होता है, ये सब चीज़ें हम पढ़ते हैं। और होता है तो कब शामिल होता है, ये सब चीज़ें हम इसके अंदर रीड करने जा रहे हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वार और रशिया का जो रिलेशन होता है। इन 1904 वार ब्रोक आउट बिटवीन द टू यूरोपियन कंट्रीज। टू यूरोपियन अलायंस के बीच में होता है वार। जर्मनी, ऑस्ट्रिया और टर्की, ये आती है सेंट्रल पावर के अंदर। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, टर्की, ये सेंट्रल पावर्स हैं। फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया, ये बाद में इटली और रोमानिया भी इसमें शामिल हो गए थे। अलाइज था ये सेंट्रल पावर्स थी। ये बाद में फिर इनके ओपोजिशन पावर थी। Every country had a global empire and the war was fought outside Europe as well as in Europe. This was the first world war. और जो ये वार लड़ा गया था, ये सिर्फ और सिर्फ यूरोप का ही वार नहीं था, इसको आउटसाइड ऑफ यूरोप भी लड़ा गया था। ये जहाँ भी कॉलोनीज थी इन कंट्रीज़ की, जहाँ भी जिस भी देश के अंदर सरकार थी, वो वहाँ पर इसको लड़ा गया था। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि कैसे फिर वो इन्वॉल्वमेंट हुई। इन रशिया द वार वाज इनिशियली पॉपुलर एंड पीपल रैलीड अराउंड द जार निकोलस द्वितीय। रसिया के अंदर वार इतना ज़्यादा पॉपुलर था कि जो लोग थे उन्होंने रैली निकालनी शुरू कर दी निकोलस द्वितीय के चारों ओर। एज द वार कंटिन्यूड दो द जार रिफ्यूज टू कंसल्ट द मेन पार्टीज इन द ड्यूमा, स्पोर्ट्स वॉर थीन एंड एंटी जर्मन sentiments ran high, as can be seen in the renaming of St. Petersburg's German name as Petrograd। तो जार ने क्या किया, वो डिस्कशन बंद कर दिया बाकी पार्टीज के साथ और उसने वो जो अपनी सेंट पीटर्सबर्ग थी कैपिटल, उसको भी एक जर्मन नेम दे दिया पेट्रोग्राद। पेट्रोग्राद के नाम से जाना गया। ड्यूमा जो मेन पार्टी थी ड्यूमा के अंदर, उससे भी कंसल्ट नहीं किया युद्ध को लेकर के। द जारीना, जारीना कौन थी, अलेक्सेंड्रिना, ये जर्मन ओरिजिन्स। जो जार की पत्नी थी जारीना अलेक्सेंड्रिना, वो क्या थी, जर्मन ओरिजिन की थी, जर्मनी की थी वो। एंड पुअर एडवाइजर्स एंड स्पेशली ए मोंक कॉल्ड रासपुतिन। और वहाँ पर एक भिक्षु था, रासपुतिन नाम का एक भिक्षु। उसकी पत्नी रासपुतिन भिक्षु के कहने से करती थी, जो भी वो कहता था वही काम करती थी। और जो जार था वो उसकी पत्नी की बातों को नहीं टाल सकता था। तो जो शासन था, मेन शासन चलाया जा रहा था, वो रासपुतिन के द्वारा चलाया जा रहा था। मेड द ऑटोक्रेसी अनपॉपुलर। उसने उस ऑटोक्रेसी को, रासपुतिन ने, अनपॉपुलर बना दिया। मतलब ऐसे ऐसे काम करवाए जार से और जारीना से जिससे लोग उनके बिल्कुल खिलाफ हो गए। व्हाट वाज द नेम ऑफ द निकोलस द्वितीय वाइफ, जारीना अलेक्सेंड्रा, ये आप लिख लेना है। फ्रॉम विच कंट्री सी बिलोंग टू द जर्मन ओरिजिन। हु वाज द मोंक स्पेशली, हु वाज द मोंक दैट अफेक्टेड द अलेक्सेंड्रिना, या कुछ और क्वेश्चन भी बना सकते हैं। इम्पैक्ट, ग्रेट इम्पैक्ट, विच वाज द मोंक दैट है, विच ग्रेट मोंक हैज़ अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन अलेक्सेंड्रिना। अलेक्सेंड्रिना पर कौन सा मोंक का इम्पैक्ट था, रासपुतिन। फर्स्ट वर्ल्ड वार ऑन ईस्टर्न फ्रंट डिफर्ड फ्रॉम दैट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। जो पहला युद्ध हुआ था ईस्टर्न साइड में, वो वेस्टर्न साइड से बिल्कुल अलग था। ईस्टर्न वेस्टर्न मतलब अपने कंट्री के ईस्टर्न वेस्टर्न को ले रहे हैं। इन ईस्टर्न आर्मीज फोर्ट फ्रॉम ट्रेंचेज स्ट्रेस्ड अलोंग ईस्टर्न फ्रांस। आर्मीज उसकी ट्रेंच तक लड़ी और ईस्टर्न फ्रांस तक पहुंच गई, स्ट्रेच फैल गई थी। इन द ईस्ट आर्मीज मूव्ड ए ग्रेट गुड डील एंड फोर्ट बैटल लीविंग लार्ज कैजुअलिटी। जो आर्मीज थी अपनी कैजुअलिटी को तोड़ने के लिए लड़ रही थी। डिफीट्स वर शॉकिंग एंड डीमोरलाइजिंग। जो डिफीट थी वो शॉकिंग थी और डीमोरलाइजिंग थी। रशियास आर्मी लोस्ट बैडली इन जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया। जो रशिया की आर्मीज थी वो बुरी तरह से हार गई थी जर्मनी के अंदर और ऑस्ट्रिया के अंदर। बिटवीन 1914 और 16 के अंदर देयर वर ओवर 7 मिलियन कैजुअलिटीज बाय 1917। और 1917 तक वहाँ पर कैजुअलिटी बहुत ज़्यादा थी। एज दे रिट्रीटेड द रशियन आर्मी डिस्ट्रॉयड द क्रॉप एंड बिल्डिंग टू प्रिवेंट द एनिमी फ्रॉम
बीइंग एबल टू लीव ऑफ द लैंड। रसिया की आर्मी ने क्या किया, जैसे ही वहाँ पर जर्मनी वगैरह की कंट्रीज़ की वहाँ पर सेनाएं आ रही थी, उनको हटाने के लिए अपने ही एरिया की फसलों को नष्ट कर दिया। द डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप एंड बिल्डिंग लेड टू 300 मिलियन रिफ्यूजीज इन रसिया। रिफ्यूजी मीन्स क्या होता है, शरणार्थी बन जाना, रहने के लिए कोई स्थान नहीं बचना, बिल्कुल हर एक चीज़ उन्होंने तहस नहस कर दिया जहाँ से वो उनकी जो विदेशी थे अटैक करने के लिए आ रहे थे। जो सिचुएशन थी, डिसक्रेडिटेड द गवर्नमेंट एंड द जार। और जो सिचुएशन का जो क्रेडिट गया, पूरा का पूरा सिचुएशन क्रेडिट करने का जो सारे के सारा श्रेय गया जार के ऊपर। सोल्जर डिड नॉट विश टू फाइट सच ए वार। और जो सैनिक थे वो भी लंबे समय तक ऐसे वार को नहीं लड़ना चाहते थे। वार ऑल्सो हैड ए सीवियर इम्पैक्ट ऑन इंडस्ट्री। और उस युद्ध का एक सीवियर इम्पैक्ट पड़ा इंडस्ट्रीज़ के ऊपर। रशिया's ओवन इंडस्ट्रीज वर फेड इन नंबर। जो रसिया की अपनी इंडस्ट्रीज़ थी वो भी नंबर में क्या हो गई, फ्यू इन नंबर में कुछ एक थी। एंड कंट्री वाज कट ऑफ फ्रॉम द अदर सप्लाईज ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स बाय जर्मन कंट्रोल ऑफ द बाल्टिक सी। और उन इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी जो सप्लाई ऑफ गुड्स थी उसको तोड़ दिया गया जर्मन कंट्रोल की वजह से। बाल्टिक सी में जर्मन का कंट्रोल हो गया। इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट डिसइंटीग्रेटेड द मोर रैपिडली इन रसिया देन एल्सवेयर इन द यूरोप। जो इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट थी वो डिसइंटीग्रेटेड हो गई थी रैपिडली, तेज़ी से, रशिया के अंदर किसी भी दूसरे यूरोप के कंट्री के अलावा। बाय 1916 तक रेलवे लाइन बिगेन टू ब्रेक डाउन। रेलवे लाइन ब्रेक डाउन होना शुरू हो गई। एबल बॉडीड मैन वर कोल्ड अप टू द वार। जो योग्य व्यक्ति थे उनको युद्ध के लिए बुलाया गया। एज ए रिजल्ट देयर वर लेबर शॉर्टेज एंड स्मॉल वर्कशॉप प्रोड्यूसिंग द एसेंशियल वर शट डाउन। वहाँ पर उसका रिजल्ट क्या हुआ, जो लेबर की शॉर्टेज हो गई और जो स्मॉल वर्कशॉप थी उनको बंद करना पड़ा। लार्ज जो सप्लाईज थी ग्रेन की वो क्या करनी पड़ी, फीड टू द आर्मी, वो आर्मी के खाने पीने के लिए भेजी जाती थी। फॉर पीपल इन द सिटीज़ में ब्रेड एंड फ्लोर बिकेम स्कार्स। तो जो रोटी थी, रोटी इतनी दुर्लभ हो गई थी, लोगों को रोटी नहीं मिल पा रही थी। बाय द विंटर 1916 तक रियट्स एट द ब्रेड शॉप वर कॉमन। ब्रेड की दुकानों पर झगड़े कॉमन हो गए थे। बच्चों ये था कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के अंदर जैसे ही रशिया शामिल होता है, रशिया जर्मनी इटली की सेनाओं को रोकने के लिए अपने एरिया के बहुत बड़े हिस्से को तबाह कर देता है फसल के। और उसका रिजल्ट क्या होता है कि वो उनको जो खाना पीना होता है, रिजल्ट उसका क्या होता है, खाने पीने की कमी वहाँ पर आ जाती है। खाने पीने की कमी होने की वजह से वहाँ पर क्या होता है, खाने पीने की कमी हो जाने की वजह से तो पूरी रशियन जो जनता है वो उसके खिलाफ हो जाती है। वहाँ पर सारी शॉप्स बंद हो जाती है जब वो बड़े हिस्से की फसलों को नष्ट कर देते हैं। और जो भी उत्पादन होता है वो आर्मी के लिए भेज दिया जाता है। जो आम जनता होती है वो भूख से तड़प जाती है। तो आगे जो फरवरी की रेवोल्यूशन होती है, फैब रेवोल्यूशन में बच्चों हम पढ़ेंगे कि कैसे रोटी के लिए, रोटी की दुकानों पर धरने दिए जाते हैं, लोग रोटी डिमांड करते हैं वहाँ पर। वो चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक ये अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। जो नेक्स्ट रिमेनिंग जो चैप्टर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।